गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखेंगे इंडिया जापान। तो जापान के बारे में कल से हमने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था। और भारत और जापान बड़ा ही आसान सा मामला है। और इंडिया जापान रिलेशन लगभग इंडिया यूएस रिलेशन के आधार पे चलते हैं, क्योंकि आप जानते हो जब भी कोई डेवलप नेशन होता है, जब भी कोई विकसित देश होता है, उसको देखने का तरीका हमेशा अलग होता है। तो जापान विकसित देश है, हाँ, बस इतनी बात है। यूएस की तरफ जापान वर्ल्ड ऑर्डर बनाने वाला नहीं है। जापान पावरफुल देश है, मेजर पावर है, लेकिन सुपर पावर नहीं। अब देखोगे हमारे जापान के बीच इंटरेस्ट जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो हमेशा से ही संबंध यानी भारत जापान के बीच में पहली बात जो है वो सभ्यतागत संबंध है, सिविलाइजेशनल रिलेशन है। तो बच्चों, कहा भी जाता है भाई राष्ट्र राज्य का निर्माण तो आधुनिक युग की देन है। और बौद्ध धर्म का इतिहास देखोगे 5000 साल पुराना है। तो भारत और जापान के संबंध, यानी अगर जापान में बौद्ध धर्म 8वीं शताब्दी में गया, तो भी आप मान लो कि भारत और जापान के बीच का संबंध लगभग 2000 साल पुराना है। तो कहा जाता है राष्ट्र राज्य का निर्माण तो आधुनिक युग की देन है। जब सभ्यता का संबंध होता है, इसका मतलब है बौद्ध धर्म का। इट इज द रिलेशन ऑफ बुद्धिज्म। तो बच्चों देखो कितनी बड़ी बात है, कि शब्द हम कितनी बड़ी बात कह देते हैं। सरकार के बीच संबंध, कई बार ऐसा होता है सरकार के बीच संबंध होते हैं। जैसे अब देखेंगे इंडो यूएस में भी आजकल, अब हम ये नहीं कर सकते कि सिविलाइजेशन पार्टनरशिप है, लेकिन 40 लाख भारतीय अमेरिका में है, बहुत पावरफुल है। तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो गया। अगर ऐसे संबंध हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप में हमारे संबंध बड़े मजबूत होते हैं। तो ऐसे जापान के साथ मामला है, पहली बात सभ्यतागत। लेकिन केवल मामला सभ्यतागत ही नहीं है, बल्कि हमारे साझे मूल्य भी हैं। वी आर हैविंग कॉमन वैल्यूज। यानी कॉमन वैल्यूज क्या है? उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था, लिबरल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर को मानने वाले देश हैं। यानी उदारवादी, अब एक ही शब्द हमने प्रयोग कर दिया, उदारवादी लोकतांत्रिक, का मतलब है ऐसा मूल्य जहां पे आजादी होगी, अधिकार होगा, तो उसमें बड़ी बात है। यानी कई बार हमें चाइना को देखने पर ऐसा लगता है कि विकास का रास्ता तानाशाही से ऊपर जाता है। चाइना को देखने पर ऐसा लगता है कि चाइना तानाशाही है, चाइना सर्वाधिकारवादी है। तो विकास का रास्ता तानाशाही से जाता है ऐसे जरूरी नहीं बच्चों। इतनी बड़ी बात है कि विकास का रास्ता एक उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी जाता है। जरा देखो 21st सेंचुरी में जिस तरीके से तानाशाही राज्य बढ़ रहे हैं, तो कैसी दुनिया में खतरे पैदा कर रहे हैं। बच्चों, आप जानते हो फॉरेन पॉलिसी पे शासन का प्रभाव होता है, लोगों का प्रभाव होता है, कल्चर का प्रभाव होता है, इकोनॉमी का, टेक्नोलॉजी का, ज्योग्राफी का। भाई यही तो फॉरेन पॉलिसी के राज्य का व्यवहार है। बच्चों जरा कभी सोच के देखो, भारतीय विदेश नीति क्यों कह रही है सहिष्णुता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व? ये हमारी उदारवादी लोकतांत्रिक वैल्यू है। और इसका आज के डेट में 21st सेंचुरी में बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अब देखो उत्तर कोरिया का व्यवहार कैसा आक्रामक है, तानाशाही है। अब ये बात सोचो, जापान ने क्या कहा, कभी किसी देश को परमाणु बम से मार देगा वो? चाइना का व्यवहार देखो, आक्रामक होता है पड़ोसियों के प्रति। चाइना कह रहा है सिंकाकू हमारा है, जापान का आइलैंड है। चाइना कह रहा है कि भारत का अरुणाचल हमारा है। तो इसकी बहुत बड़ी बात है बच्चों की शासन की प्रणाली। पुतिन रसिया में। इसलिए बच्चों आप देखोगे कि, और यहाँ तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं अमेरिका को। अरे सवाल यह है कि बच्चों, अमेरिका ने कहा किसी की जमीन कब्जा कर लिया। अमेरिका के पड़ोसियों को देखिए, अब
अब ये बात अलग है कि हर तरीके से हम देखें, चाइना अपने पड़ोसी में छोटे छोटे पड़ोसियों की जमीन पे दावा कर रहा है। अमेरिका ने कौन सी क्यूबा की जमीन कब्जा कर ली? अमेरिका के बल में क्यूबा है, तो अमेरिका के बल में छोटा मैक्सिको है। न तो मैक्सिको की जमीन पर, न क्यूबा की जमीन पर अमेरिका कब्जा करने की बात कर रहा है। तो बच्चों, लोकतांत्रिक देश में बड़ा साहस होता है कि आदमी वहां बिडेन और ट्रंप का भी आम जनता विरोध कर सकती है। इसे जो डेमोक्रेटिक देश की फॉरेन पॉलिसी होती है, उसे पता है कि अगर हमने गलत काम किया, चुनाव में हम हार जाएंगे। और दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटेन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जितवा दिया था, लेकिन वो चुनाव में हार गए थे। इसलिए कहा भी जाता है, डेमोक्रेसी ऑलवेज और ऑटोमेटिकली प्रमोट्स पीस। तो दुनिया में शांति का रास्ता लोकतंत्र से आता है, क्योंकि लोकतंत्र में खास बात क्या है? अब जानते हो, हमारे चुनाव हो रहा है। अब चुनाव हो रहा है, देख रहे हो इतनी सारी पार्टीज हैं। और आप बहुत अच्छी बात अगर देखो, कई बार हम नकारात्मक बातें ही देखते हैं, यानी डेमोक्रेसी का ऐसा गेम है जहां तमाम पार्टीज आपस में लड़ रही है, लेकिन वही सब बाद में संसद में मिलकर बैठेंगे। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक दूसरे पे तीर कमान चल रहा है। यानी डायलॉग है, डिलिबरेशन है, डिप्लोमेसी है। अगर बच्चों, बीजेपी और कांग्रेस का झगड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हल हो सकता है, इंडिया चाइना क्यों नहीं? ये डेमोक्रेटिक कल्चर है। तो डेमोक्रेटिक कल्चर हमेशा रिलेशन को अच्छा बनाती है। यही तो साझे वैल्यूज हैं। ये साझे वैल्यूज हैं कि बच्चों, भारत और जापान मिलकर, और बहुत बड़ी बात है, अगर एशिया में आप देखो, एशिया में बच्चों लोकतंत्र, भाई लोकतंत्र कहानी तो यूरोप की है। एशिया में आप देख लो, बहुत कम ऐसे देश है जिन लोगों ने सक्सेसफुली डेमोक्रेसी चला रखा है। तो अब कहने को तो पश्चिम एशिया में लोकतंत्र ही नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया में लोकतंत्र वैसा नहीं है जैसा हमारे यहाँ है। अब देखो, ईरान में चुनाव हो जाता है, आज़ादी है ही नहीं है। जहाँ कपड़े पहनने के भी आज़ादी ना हो, कैसी डेमोक्रेसी? साउथ ईस्ट एशिया में आप जाओगे, सिंगापुर में कभी भी विपक्षी दल को आगे आने दिया ही नहीं गया। इंडोनेशिया, मलेशिया, तो वहां पे आज़ादी बड़ी सीमित है, चुनाव तो हो जाता है, और विपक्षी दलों के लिए बड़ी प्रताड़ना भी वहां पे है। और थाईलैंड में राजा महाराजा का शासन। इस मामले में बहुत बड़ी बात है, एशिया में दो ऐसे देश हैं जो कम से कम साझे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हैं, जिससे दुनिया में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का वातावरण पैदा किया जा सके। क्योंकि डेमोक्रेसी है क्या? पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करो। इसका मतलब है, अगर ये साझे मूल्य रहेंगे बच्चों, तो स्वाभाविक रूप में हम दुनिया को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए अब ये लिखने का तरीका याद रखना बच्चों। अगर आपने समझ लिया अच्छे से, कभी लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मतलब जब यूरोपीय देश आएंगे, अमेरिका आएगा, जापान आएगा, ये मामला जरूर आएगा। लेकिन रसिया के लिए, चाइना के लिए ये बात तो हम नहीं लिखेंगे। लैटिन अमेरिका में कभी लोकतंत्र है, कभी नहीं, अफ्रीका में। तो इस लोकतंत्र होना और लोकतंत्र का स्टेबल हो जाना बहुत बड़ी बात है। साझे मूल्य हमारे हैं, और आप याद रखो, वी आर हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, साझे हित भी हैं। हमारे साझे हित कैसे हैं? तो बच्चों, आप याद रखो, साझे हित इसलिए हैं क्योंकि जापान की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। जापान क्या है? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया क्या है? इंडिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। तो बच्चों, एक तरफ पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरी तरफ तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। अपने आप में जब इनके बीच तो संभावना बहुत सारी है, जब सच मानो, अभी भारत और जापान के बीच व्यापार इतना होना चाहिए उतना है नहीं बच्चों। इसलिए देखो, जब मोदी जी पहली बार 2014 में चुनाव जीतकर जापान की यात्रा पर गए, अब देखो जापान में वर्क कल्चर बहुत तगड़ा है। भारत में बच्चों बड़ी विडंबना ये है, वही सच बात है, जैसे सरकारी अधिकारी हैं, लटकाते हैं, भटकाते हैं, अटकाते हैं। आप ये सुन के हैरान हो जाओ, किसी भी सरकारी अधिकारी से समय पूछ लो तो क्या कहेगा? अरे सब वर्तमान सरकार बहुत खराब तरीके से काम कर रही है।
किसी टीचर से पूछो तो क्या कहेगा, सरकार खिलाफ हम हैं। क्यों भैया? क्योंकि सरकार कह रही है कि समय पे पढ़ाने आओ बच्चों को। कमाल की बात है यार, कमाल का देश है जहाँ टीचर समय पढ़ाने नहीं आना चाहता, और जहाँ अधिकारी अधिकारी पहले नौकरी लेने के मारामारी कर रहा है, उसको और नौकरी मिल गई तो उसको छुट्टी चाहिए, वो काम पे नहीं आना चाहता, काम पे भी नहीं आएगा, उसको पैसा भी चाहिए। फिर मेरे बच्चों, हमारे यहाँ इसी वर्क कल्चर खासी कमी है। कमाल का देश है भाई। किसी से काम करने को बोलो और ये अधिकारियों के लिए बड़ी समस्या आती है। जो अधिकारी काम करना चाहता है, समय को उसके खिलाफ लामबंदी कर लेते हैं, उसके खिलाफ तमाम फर्जी मामले चला देंगे। ये भारत में बड़ी विडंबना है बच्चों। ये पहले मैं नौकरी भी चाहिए, और इसीलिए इसीलिए आप याद रखो, हमारी नौकरशाही के बारे में, सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है, इनके बड़े निगेटिव फीडबैक है। हमारे प्रधानमंत्री जापान गए तो जापान ने कहा, मोदी जी आप तो ठीक कह रहे हैं कि भाई आप हमसे संबंध बढ़ाना चाहते हैं, और एक बात याद रखो दोस्तों, मोदी जी यहाँ पे मास्टर हैं। मारवाड़ी, अरे मारवाड़ी जानता है एक फॉरेन पॉलिसी कैसे बनती है। और मोदी जी ने कहा चिंता मत करिए, अब आपको रेड टेप नहीं मिलेगा। रेड टेप का मतलब होता है कि अब देखते हो जो अधिकारियों के फाइल में पहले फीते बंधे होते थे, कंप्यूटर ने रेड टेप को तोड़ ही दिया है। ऑनलाइन सिस्टम में रेड टेप को, लाल फीताशाही को तोड़ा हुआ है। लेकिन मोदी जी ने कहा कि चिंता मत करिए, हम आपको रेड कारपेट वेलकम देंगे, अब ये लटकाने भटकाने वाली प्रवृत्ति हमारे नहीं रहेगी। तो जापान को इतना आश्वासन देना पड़ा, क्योंकि बच्चों हमारे यहाँ देखो, सिंगापुर में चले जाओ, 24 घंटे में बिजनेस को परमिशन दे दिया जाएगा। भारत में ऐसा नियमों का मकड़जाल है। यूएई में चले जाओ, जब चाहे कंपनी खोलो, जब चाहे कंपनी बंद। हमारे यहाँ किसी की हिम्मत है कंपनी खोल देगा। यानी कहा जाता है कि इंडिया में बिजनेस करना बहुत टफ है। ये बड़ी सी इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चों, क्योंकि रूल्स ऐसे हैं, नौकरशाही ऐसी है, श्रमिक कानून ऐसे हैं, और जब भी हम इसको रिफॉर्म करने जाते हैं तो लोग हंगामा, आंदोलन, धरना प्रदर्शन। बच्चों जरा सोच के देख लो, चाइना पॉलिटिकली डिक्टेटर है, लेकिन वहाँ इकोनॉमिक सिस्टम हमसे अच्छा चलता है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन चाइना में ज्यादा अच्छा इंडेक्स तुलना में, और हम डेमोक्रेटिक होकर भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों जो देखो वही नेता है। हाल की बात है यार। इसलिए, और आप इकोनॉमी में पढ़ते भी होंगे, लेबर लॉज में रिफॉर्म करने की बात आती है, हमारे कृषि कानून में बदलाव की बात आई, लोग सड़क पर आ गए। हमारे यहाँ सरकार जब कोई कानून लेकर आती है तो लोग सड़क पे आ जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हमारे साझे इंटरेस्ट हैं। लेकिन भारत और जापान के बीच अभी आप देखोगे, कुल मिला के द्विपक्षीय व्यापार 15 बिलियन 20 बिलियन यहीं तक पहुंच पाते हैं। तो दो बड़ी देशों के बीच में, इतनी बड़ी इकोनॉमी के बीच में 15 बिलियन 20 बिलियन डॉलर, ये कोई ट्रेड है बस तो बच्चों? अपार संभावनाएं हैं। और जापान को फायदा क्या है? टोयोटा, होंडा और सोनी से भारत से बड़ा बाजार कोई होगा नहीं। तो जापान को बड़ा बाजार मिल रहा है, और हमें क्या फायदा है? हमें जापान की टेक्नोलॉजी चाहिए भाई, हमें तो जापान की टेक्नोलॉजी चाहिए। जापानीज टेक्नोलॉजी के मामले मास्टर है बच्चों, कोई भी टेक्नोलॉजी। और सच मानो, आने वाले समय में जिस तरीके से सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, आने वाले समय में तो पेट्रोल, नितिन गडकरी ने क्या कहा कि भारत आने वाले समय में हम भारत को पेट्रोल डीजल मुक्त बनाएंगे। इसका मतलब वाहन कैसे चलेंगे? ईवी से। ईवी के लिए आप जरा सोच के देखो, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल हम अपनाएंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, ऐसे ऐसे स्रोत अपनाएंगे, उन सब के लिए टेक्नोलॉजी अगर किसी के पास है तो जापान, जर्मनी, अमेरिका। इसलिए बच्चों, सेमीकंडक्टर, इंडिया को सेमीकंडक्टर का हब बनाना है, ये विकसित देश ही तो काम करेंगे। और वहां ताइवान, ताइवान आप देखोगे सेमीकंडक्टर का हब है। आज की दुनिया में हमें टेक्नोलॉजी वाली दुनिया है बच्चों। तो हमें जापान से क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी, तकनीकी। दूसरी बात, जापान को क्या चाहिए? मार्केट, भारत का बड़ा बाजार। इतना बड़ा बाजार जापान को कहाँ मिलेगा? कि जापान को भी देखना है कि अभी तो जर्मनी सोच रहा है जापान को पीछे कर दे।
जर्मनी ताबड़तोड़ तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है, तो दुनिया में कंपटीशन है। एक समय एशिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान थी, आज चाइना ने उसे पीछे छोड़ दिया। अब जर्मनी सोच रहा है वही पीछे छोड़ दे, इंडिया कह रहा है हम भी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात है बच्चों, आप देखते हो सबसे बड़ी बात जापान का जो भारत के मामले में सहयोग बनता है, वो आधारभूत संरचना के विकास में यानी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारभूत संरचना के विकास में सहयोग। और अब जरा सोच के देखोगे, अब बच्चों हम लिखने में क्या करते हैं, एग्जाम्पल कम लिखते हैं। अब मान लो कि जापान के साथ आधारभूत संरचना के विकास में कॉपरेशन आ जाए, फिर आप यही नहीं लिखोगे कि दिल्ली मेट्रो, यानी पूरे इंडिया में चले जाओ। आप ये बात जानते हो कि इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ चाइनाज रोड बेल्ट प्रोजेक्ट। हम चाइना के रोड बेल्ट प्रोजेक्ट हिस्से नहीं है। और बच्चों 91 में हमने उदारीकरण तो अपना लिया। आप याद रखो, उदारीकरण अपनाओ, सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाओ तो बात का सिस्टम है। पहले तो आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाना पड़ेगा। फिर जब तक आप देखो बच्चों अच्छे हाईवे नहीं बनाओगे, सच मानो ये सारे काम तो हो जाने चाहिए थे 90 के पहले। चाइना ने सारे काम 90 के पहले कर लिए, अमेरिका ने काम 1945 के बाद कर लिया। तो अमेरिका अमेरिका बच्चों, अमेरिका में अच्छी सड़कें इसलिए नहीं है कि अमेरिका डेवलप्ड है, उल्टा है, अमेरिका इसलिए डेवलप है कि अमेरिका में अच्छी सड़कें हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी तो हम सड़कों को जाल बिछाने का प्रयास कर रहे हैं, एक्सप्रेस वे। इसलिए अभी आप देखो, पहली बार मुंबई में एक हार्बर कोस्टल लिंक बनाया गया है, जापान की सहायता है। दिल्ली यानी अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड ट्रेन, जिसे हम बुलेट ट्रेन कहते हैं, जापान की सहायता है। और इतना ही नहीं बच्चों, अरुणाचल में, जम्मू कश्मीर में, यानी हिमालय क्षेत्रों में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है, इनका स्ट्रेटेजिक ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंस है। जो चाइना से सटी हुई सीमा है, उन सब में हमें जापान सहायता दे रहा है। तो जापान तो हर फील्ड में इंडिया को कोऑपरेशन कर रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। अदर सोच के देखो बच्चों, और ये जरा कल्पना कर लो, अफ्रीका अफ्रीका तो हमें सहायता देने लायक है नहीं, हमारे पड़ोसी सहायता नहीं देंगे, उल्टा तो हम उनको सहायता दे रहे हैं। यानी अगर हमारे सबसे बड़ा प्रयास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, तो सच मानो पूरे भारत में भी तो सड़कों की जाल से लिपटा होना चाहिए। रेल हाई हाई स्पीड, अब चाइना की सारी रेल हाई स्पीड ही है बच्चों। चाइना में कोई ट्रेन 350 किलोमीटर की रफ्तार चलती ही नहीं, और हमारे यहाँ तो हम कोशिश कर रहे हैं पहली ट्रेन हमारी चले। तो इसी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसलिए कई बार लोकतंत्र में क्या होता है, सरकारें केवल चुनाव जीतने के लिए काम करती है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य हो जाता है। सरकार केवल 5 साल का डेवलपमेंट प्लान लेके चलेगी, किसी को भैंस दे दिया, किसी को लैपटॉप दे दिया, किसी को साइकिल दे दिया, तो फिर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पाता। अरे कोई निवेशक तब आएगा जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। जरा सोच के देखो, अमेरिका, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, किसी विकसित देशों से कंपेयर करो, जापान का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। और आज की डेट में जापान चाहता है कि भारत आगे बढ़े, भारत की इकोनॉमी आगे बढ़े, क्योंकि जापान को फायदा है। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। तो देखिए, हर देश की खास बात होती है। अमेरिका का आप देखो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है, और न यूरोप किसी और देश का है। चाइना का हम लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि चाइना जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में सड़क बना देगा तो फिर का सड़क हमारी ही है, ये अलग लफड़ा है। इसलिए तो बच्चों जापान का बड़ा महत्व है। कहा भी जाता है, भारत किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, अगर सड़क बन रही है तो वहां पूछ लेना सड़क बनाने का फंड कहाँ से आ रहा है, तो नाम मिल जाएगा कि नाम मिलता है जापान। इसलिए भारत और जापान के बीच में बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है, ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। और जापान जो सबसे बड़ी आर्थिक सहायता देता है, वो जापान एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मास्टर है, नेता है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक से सबसे बड़ा फंड मिल रहा है भारत को। तो दोस्तों, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे, तभी तो भारत का विकास हो पाएगा।
तो हमेशा लिखने में आप बात ध्यान देना, हम आर्गुमेंट पहले लिखते हैं, एग्जाम्पल नहीं। अब यानी कि भारत जापान के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई तो सारे आपने एग्जाम्पल बता दिए कि यहाँ सड़क बन रही है, यहाँ रेल बन रहा है। नहीं, वो ये बताना है कि इम्पोर्टेंस क्या है उसका, इसका इससे क्या होगा, ये ना होता तो क्या होता, और क्या और भी कोई ऐसी हमारी सहायता कर रहा है। तो ये खास बात है बच्चों, तो जापान हमारे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। और इसलिए दोस्तों कहा भी जाता है कि मोदी जी तो बड़े मास्टर हैं रिलेशन बनाने में। और जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और इधर भारत के प्रधानमंत्री मोदी, अभी शिंजो आबे के बीच में हत्या हो गई। और शिंजो आबे भी राष्ट्रवादी, मोदी भी राष्ट्रवादी। शिंजो आबे की राष्ट्र भी कन्या वर्गो, मोदी भी वर्गो। और देखिए, देखो मारवाड़ी से सीखो बच्चों, मोदी ने क्या किया, शिंजो आबे के लाके वाराणसी में प्रार्थना करवा दी, आरती दिखा दी। अब भाई कोई मजबूत देश का आदमी, शक्तिशाली देश का आदमी आपके घर पे आएगा, हमें कुछ कुछ दे ही के जाएगा। तो जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि बताओ आरती उरती कर ली, क्या बनवा दे। मोदी ने कहा है कन्वेंशन सेंटर कोई बना दो आप। जापान ने कहा बना देंगे। ये दोस्ती का फर्क होता है बच्चों। और मामला यही नहीं है, मामला केवल साझी हित में, आर्थिक हित ही नहीं बच्चों। यानी जब हम जापान, तो खास तौर पे जापान यूरोप का नाम कई बार लेते हैं तो हमारे पास मामला आर्थिक हित हो जाता है। लेकिन इतना ही नहीं है, आज भारत और जापान के बीच में कुल मिला के सामरिक संबंधों का विकास हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बच्चों जापान एक ऐसा देश है, जब आपको याद दिला दें, 1998 में जब हमने परमाणु परीक्षण किया था तो जापान ने अपना राजदूत वापस बुला लिया था। और बच्चों याद रखना, राजदूत वापस बुलाने का मतलब है किसी देश ने हमसे इकट्ठा कर लिया, यानी तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, ये वाला हाल हो गया। यानी मतलब तलाक वाली कंडीशन। जापान ने हमारे यहाँ से राजदूत बुला लिया, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जिसे परमाणु बम का हमला हुआ है। 98 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, जापान बहुत नाराज हुआ। लेकिन हम जापान को बता रहे थे भाई देखो, हमारा काम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, तुम चिंता मत करो। हम हथियार तो बना ही नहीं रहे, जापान मान नहीं रहा था। यानी 98 में वो जापान जो हमारे ऊपर इतना बड़ा प्रतिबंध लगा रहा था, जिसने अपना राजदूत वापस बुला लिया, आज वही जापान हमारे साथ सामरिक संबंध बना रहा है बच्चों। यानी ऐसा 20 साल में क्या चेंज हो गया। ये सबसे बड़ा चेंज है राइज ऑफ चाइना। इसलिए दुनिया में राइज ऑफ चाइना ने पूरी दुनिया को बदल रखा है। इसलिए बच्चों, अगर हम जापान के साथ सामरिक संबंधों की बात करें तो बहुत खास बात है। अगर हम जापान के साथ आर्थिक संबंध तो ही है, इतना बड़ा, मैं स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी सहायता में जापान दे रहा है, तो जापान के साथ आर्थिक संबंध तो ही है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जापान हमें सामरिक संबंध भी जापान आगे बढ़ेगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि वैसे सामरिक संबंध से पहले ये कहानी ये भी आपको बता दें, यानी किसी चीज का महत्व कितना ज्यादा होता है ये देखने की बात है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो देखो बच्चों, सामरिक संबंध जापान जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमेशा जापान के संविधान में ही लिखा हुआ है। जापान कहता है भाई हम शांति सेना रखेंगे, यानी आत्मरक्षा सेना, सेल्फ डिफेंस फोर्स जापान रखेगा। ये जापान का प्रिंसिपल है। जापान कहता है भाई हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन लिख रखा है आर्टिकल 9 में, सेल्फ डिफेंस फोर्स रखेंगे। इसका मतलब है, और परमाणु, जापान टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस है, चाहे 24 घंटे के भीतर परमाणु हथियार बना दे, बनाया नहीं उसने। क्यों? शांति की बात करता है। लेकिन बच्चों वही सवाल है कि जापान के लिए कंडीशन बदल रही है, हमारे लिए भी कंडीशन बदल रही है। नहीं, सामरिक संबंध बन क्यों रहा है, ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। लेकिन जापान का नजरिया हमारे प्रति बदला कैसे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कि जब पहली बार हुआ, दिल्ली मेट्रो बन रही थी भारत में, पहली बार मेट्रो बनने का प्लान आया, ये हुआ भाई जापान के पास जाए या पैसा लाया जाए। तो बच्चों जापान के पास हम गए, जापान ने मना कर दिया, उन्होंने कहा ना भाई आप पे भरोसा नहीं है, आप लोग पैसा ले लोगे सही समय चला ही नहीं पाओगे, आप यहाँ लोग काम हम करते नहीं। जापान को हमने समझाया, अरे गुरु यार देखो तुम चेले हो, अरे बौद्ध धर्म का मानने वाला देश है दोस्तों, चेला ही तो है हमारा।
लेकिन चेला गुरु पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। ये सोच लो गुरु की क्रेडिट क्या थी बच्चों दुनिया में। भारत इतना विशाल देश है, इतनी युवा जनसंख्या, कमाल की क्षमता, फिर भी ऐसा मामला हमने बना रखा था। तो उसके बाद श्रीधरन को भेजा गया, जिन्होंने कोंकण रेल बनाई थी। श्रीधर ने कहा भाई देखो, हम तो विश्वास करो, 8 किलोमीटर के लिए तो कम से कम पैसा दे दो, 8 किलोमीटर मेट्रो के लिए पैसा दे दो, और तुम्हें लगता है कि समय से पूरा नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, फिर पैसा मत देना। क्योंकि इंडिया में दोस्तों ये ओवर कल्चर है, कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता। कोई सरकार इस कल्चर को बदलने का प्रयास कर रही है। इसलिए अब देखो, पहली बार हमारे भारत में हो रहा है कि कोई हाईवे हो वो 3 साल में बन जा रहा है, 5 साल में डेडलाइन दिया जा रहा है। उसमें भी लटकाने भटकाने वाले तमाम लोग हैं, उसमें भी समस्या पैदा करने वाले कम लोग नहीं है। तो बच्चों, ये भारत में एक नया कल्चर है कि भाई हर चीज को 2 साल में 3 साल में चेंज, और ये जापान का कल्चर है, और यहाँ से चाइना ने सीखा हुआ जापान से। यानी जापानी अगर कोई काम कहेंगे 3 साल में करेंगे तो 2.5 साल में ही कर देंगे। और हमारे यहाँ पहले क्या होता था, कोई प्रोजेक्ट में एक बार उद्घाटन होता था, उसके बाद 5 साल बाद फिर उद्घाटन होता था, 3 बार तो उद्घाटन होता था, चौथी 5वीं बार कहीं बनता था, तो 30-30 साल में प्रोजेक्ट बनते थे। तो किसी तरीके से जापान ने कहा ठीक है भाई, श्रीधरन को भेजा गया। तो श्रीधर ने कहा भाई 8 किलोमीटर के लिए भरोसा तो करो। जैसे दिल्ली मेट्रो चली, मेट्रो में इतनी भीड़ आ गई कि मेट्रो चल नहीं पाई, और सही समय से पूरा हो गई। इसीलिए जापान ने कहा अब आओ पैसा ले जाओ। इसीलिए कहा जाता है फॉरेन पॉलिसी में, दुनिया में दोस्तों हम तो कहते हैं कि इन्वेस्टर भाग जाए, हकीकत की बात है कि इन्वेस्टर हमारे आने को तैयार नहीं था। तो अभी स्टेबिलिटी, क्रेडिट बनने का प्रयास किया जा रहा है। तो आखिर में ऐसा क्या फैक्टर है कि जापान के साथ हमारे सामरिक संबंध बन रहे हैं? वाई, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? पहला, फिर वही बात है, चीन का शक्तिशाली उभार, यानी साझा खतरा, यानी कॉमन थ्रेट है चाइना। क्योंकि चीन क्या कर रहा है? चीन जापान के सेंकाकू द्वीप पर दावा कर रहा है। सेंकाकू आइलैंड, चीन जापान के सेंकाकू आइलैंड पर दावा कर रहा है। जबकि चीन क्या कर रहा है? चीन का भारत के साथ सीमा विवाद है ही। तो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट पहले से है। उसके बाद बच्चों, उससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, चीन का एक दोस्त है उत्तर कोरिया। चीन का एक दोस्त कौन है? नॉर्थ कोरिया। चाइना का दूसरा दोस्त कौन है? पाकिस्तान। और नॉर्थ कोरिया किसके लिए प्रॉब्लम है? जापान के लिए। पाकिस्तान किसके लिए प्रॉब्लम है? इंडिया के लिए। तो बच्चों, इस मामले में आप देखोगे कहा जाता है साझे खतरे हैं। इसीलिए अगर आज राइज ऑफ चाइना को नहीं रुका गया तो साउथ चाइना सी, आप याद रखो, जापान का सारा ट्रेड कहाँ से होके जाता है? जापान का सारा ट्रेड अगर आप देखोगे इंडियन ओशन से तो हो जाता है। और इंडियन ओशन में है कौन? इंडिया है। इसलिए बच्चों, अगर साउथ चाइना सी में, ये पूरा एरिया है साउथ चाइना सी का, और यहीं से सारा, यानी इंडियन ओशन से ये सारा वेस्ट, सारा ऊर्जा की आपूर्ति वेस्ट एशिया से हो रही है, जापान के लिए भी। अब यहां से जापान का शिप जाएगा तो साउथ चाइना सी होके जाएगा। और जरा सोच के देखो किस तरीके से मामला बदल रहा है। अब ताइवान, ताइवान को लेकर चाइना अगर माचोगड़ी करेगा तो जापान प्रभावित होगा। इसलिए इसलिए कहा जाता है कि मलक्का स्ट्रेट से लेकर यहाँ तक आगे बढ़ने के लिए, और जब भी कई बार हिंद महासागर में जापानी शिप आती थी। एक बार तो सूडान के डाकू बड़े कुख्यात थे। सूडान के डाकुओं ने क्या किया था? जापान का शिप ही लूट लिया। जापान ने तुरंत फोन किया, भाई कहाँ हो? अरे हमने कहा कोई बात नहीं, लोकेशन भेजो, मेरे दोस्त को क्या गया। जापान ने कहा भाई हम लूट गए। इंडिया ने कहा बस लोकेशन भेजो, बस तुरंत हम आए। उसके बाद इंडिया दंदना के पहुंचा और सूडानी पायलट्स को मारा, 2-2 लाखा।
और जापान के शिप को छोड़ा दिया। जापान ने कहा थैंक्स लॉर्ड दोस्त, और हमने कहा फ्रेंड इन नीड फ्रेंड इन डीड। यानी क्या है दोस्तों, आपातकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और डैश डैश डैश। इनका आपातकाल में तो परीक्षण होता है कि साथ है या नहीं है। इसलिए ये बात कही जाती है कि किस तरीके से इंडिया और जापान के स्ट्रेटेजिक चल रहे हैं। साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहे, इंडियन ओशन में चाइना का प्रभाव बढ़ेगा तो जापान के लिए भी समस्या आएगी। और जापान के सेंकाकू आइलैंड पे पहले से ही चाइना अपना क्लेम कर रहा है। ऐसे मामलों में देखोगे इनका साथ आना अपने आप में बड़ा जरूरी है। इस वजह से भारत और जापान साथ आ रहे हैं। और अब देखोगे 2012 के बाद जब से शिंजो अबे जापान में आए, जापान की फॉरेन पॉलिसी में राष्ट्रवाद दिखा। अब जहां तक तरफ इंडिया भी महाशक्ति बनने का इरादा रखता है, जापान तो महाशक्ति पहले से है। इसलिए अब देखोगे भारत जापान के बीच में कहां कहां सामरिक कोऑपरेशन बढ़ रहा है। अब बात ये सोच के हैरान हो जाओगे कि भारत जापान के बीच में फिर सामरिक सहयोग कहां कहां बढ़ रहा है। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बढ़ कैसे रहे हैं? तो पहला इंडियन ओशन में, यानी इंडियन ओशन, हिंद महासागर, इंडियन ओशन में। उसके बाद फिर कहा, साउथ चाइना सी में, दक्षिण चीन सागर में। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर रहे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहे साउथ चाइना सी में। इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री जापान गए और प्रधानमंत्री ने इशारों में कहा 21वीं शताब्दी में विस्तारवाद साम्राज्यवाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 21वीं शताब्दी में विस्तारवाद साम्राज्यवाद कर कौन रहा है? जापान, चाइना। और जैसे ही चाइना इधर डोकलाम डोकलाम पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा था, जापान ने उसकी निंदा की। मैंने जापान के पीएम से कहा कि भाई कुछ बोलो, तो जापान ने कहा कोई कोई बात नहीं दोस्त, हम बोलते हैं। इतना ही नहीं, इसीलिए आप देखोगे भारत जापान के बीच में यानी लॉजिस्टिक समझौता हुआ है जो अमेरिका के साथ है। भारत जापान के बीच में लॉजिस्टिक समझौता है बच्चों, जो अमेरिका के साथ किया गया है वही जापान के साथ हमने किया है। और लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किसके साथ है? यानी अगर हमारी, और अभी कुछ दिनों पहले हमने जापान के साथ यानी कई सैनिक अभ्यास किए, जिसमें भारत चीन से बंगाल में तो तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास किया गया। और हम सैन्य अभ्यास में, मालाबार सैन्य अभ्यास में हिंद महासागर में जापान को लगातार बुला रहे हैं। तो देखो यही 2014 के बाद हमने पॉलिसी बदली है। पहले हम हिंद महासागर के सैन्य अभ्यास में जापान को बुलाने से परहेज करते थे। हमने कहा भाई जापान क्यों बुलाया जाए, चीन बुरा मान जाएगा। अब सवाल ये है बच्चों, एक ही कहानी है, मैंने पहले बता रखा है। भाई चीन बुरा माने अच्छा माने उसे हमारा कंसर्न थोड़े। अब चीन हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो हम चीन के हिसाब से क्यों काम करें? बहुत लॉजिक एक स्टेट है। और इसलिए बच्चों, लॉजिस्टिक समझौता का मतलब है जापान का कोई नेवल शिप हमारे तट पर आएगा तो हम उसकी सहायता करेंगे। यानी एक तरीके से क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट है। का टेक्निकल नाम दिया जाए एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। इसका सीधा मतलब है कि जापान कोई एग्रीमेंट करेंगे तभी तो। लॉजिस्टिक समझौते का मतलब क्या है? अब जापान का कोई शिप आ गया, उसकी हम मरम्मत कर देंगे। हमारा शिप उधर चला गया, जापान मरम्मत कर देगा। उसके बाद फिर तेल पानी भर देंगे, फ्यूल एक्सचेंज करेंगे। और सैनिक अभ्यास के लिए करना ही पड़ता है बच्चों। अब जरा सोच के देखो, अब जापान और भारत कितने नजदीक आते चले जा रहे हैं, बिल्कुल अमेरिका के पैटर्न पे। क्वाड के मेंबर दोनों हैं तो आप जानते हो, G20 क्वाड से तो मेंबर दोनों ही है। क्वाड वाली बात तो अमेरिका के साथ बता दी, क्योंकि मामला ये भी है, दोस्त का दोस्त दोस्त। भारत को दोस्त जापान, जापान का दोस्त अमेरिका। लेकिन जापान ये भी चाहता है कि वो अमेरिका पर अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर न रहे। जापान डजंट वांट टू ओवर डिपेंडेंट ओवर यूएस, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन का मामला फंसा,
वही यूक्रेन को तो अमेरिका नहीं बचा पाया। छोटे देशों में ये फीलिंग होगी ही कि भाई हम एक ऑल्टरनेट बना कर रखें। इसीलिए जापान जैसा देश मानता है कि भारत के साथ दोस्ती चाइना को काउंटर बैलेंस करने में अच्छी होगी, और हमें तो दोस्तों चाहिए। तो और इतना ही नहीं, इसलिए आप देखोगे जापान के साथ हमारा सिविल परमाणु समझौता भी हो गया। सिविल परमाणु समझौता जो हमने अमेरिका में यूज किया था, बिल्कुल वही जापान के लिए भी है। इंडिया जापान में सिविल क्लियर, इंडिया जापान में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी हो गया बच्चों। बिल्कुल वही एग्रीमेंट जो हमारा अमेरिका के साथ था। अब जापान हमें, और कहा जाता है जापानी कंपनी हिटाची, मित्सुबिशी इतनी पावरफुल है कि अमेरिका को टेक्नोलॉजी देती है। अमेरिका के तमाम न्यूक्लियर कंपनीज में जापानीज इन्वेस्टमेंट है। और आप जरा सोच के देख लो, तो अगर 12 करोड़ की आबादी का अगर इकोनॉमी 4.2 ट्रिलियन डॉलर हो, पर कैपिटा इनकम अपने आप कितनी बड़ी हो जाती है। और जापान में, और इस समय तो जापान में भारतीय इंजीनियर की बड़ी डिमांड है। अब एक खास बात है दोस्तों, पूरी दुनिया में भारतीय इंजीनियर डॉक्टर की बड़ी डिमांड हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पढ़ना बच्चों का पहला। दोस्तों इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पढ़ना बहुत जरूरी है, बाकी देशों में ऐसा नहीं है। विकसित देशों में बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो पढ़ना एक मुहिम है। मैं तो कहीं शहर में जा रहा था, सुबह 6 बजे बच्चे साइकिल लेके जा रहे थे। मैंने कहा भाई क्या करने जा रहे हैं? कि बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। तो मतलब दोस्तों फ्यूचर तो इंडिया का ही है। इंडियन पूरी दुनिया में छाने वाले, याद रखना। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, ये सच बात है। जापान में तमाम इंजीनियर की डिमांड है, और आजकल तो इंजीनियर नहीं, तमाम नर्स से लेके डॉक्टर, यानी बागान में काम करने वालों, भारत में हर किस्म के लोग उपलब्ध है। जनसंख्या ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, तो बाहर खूब लोग जा रहे हैं। हमारे लिए बड़ा अवसर है। तो जापान अगर अभी जनसंख्या नहीं बढ़ रही, जापान में तो एक ऐसा बिजनेस है बच्चों जो भारतीयों को बताया ही नहीं जाता, और कई राज्य तो इसलिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कई जापान में तो केवल ये बिजनेस है कि वहां जाके लोगों से बातचीत करिए, क्योंकि भाई अब यही देखो, अमीर होने का अलग प्रॉब्लम है। इतना बड़ा लोगों ने घर बना रखा, अकेले हैं, ना बच्चा है ना पार्टनर है, तो वो कहते हैं भाई कोई आके हमसे 2 घंटे बात करे, उसका पैसा ले जाए। अगर यहाँ हम अपने गांव वालों को भेज देते तो सोचो कितना पैसा कमा के आए। और वो हमें मुफ्त में चौराहे पर बातचीत कर रहे हैं, उनको पता नहीं उनकी बातचीत करनी है, पैसे कीमत हो सकती है, उन्हें पता ही नहीं। ऐसे लोगों को तो जापान भेजने की आवश्यकता है। अपने अभी सरकार को बताना चाहिए भाई गपास्टा ही करना आपका इंटरेस्ट है, तो गपास्टा करने का पैसा भी कहीं मिलता है। इसका तो बाकायदा ब्यूरो खोलना चाहिए हमें। तो अब सिविल परमाणु समझौता, इसका मतलब जापानी न्यूक्लियर आएगा, जापान हमें सिविल परमाणु क्षेत्र में सहायता देगा। और वो जापान जिसने खुद एनपीटी सीटीपीटी साइन कर रखा है, हमने कहीं पे साइन नहीं किया है। इसके बावजूद जापान क्या कर रहा है, भाई अब हम तुम्हारी चिंता समझते हैं, अब हम तुम एक साथ मिलकर रहेंगे, यानी आओ हम मिल जाएं और सुगंध और सुमन की तरह, ऐसा दोस्ती होगी दोस्तों। ये बीरू जैसी समय दोस्ती जापान की चल रही है। इसलिए इसलिए आप देखोगे कि जापान के साथ फिर इसी सहयोग का परिणाम है कि 2+2 वार्ता होती है। भारत और जापान के बीच में 2+2 डायलॉग शुरू हो गया है। और ये 2+2 डायलॉग बच्चों भारत अमेरिका के साथ भी है। अब लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं। अब मान लो कि कहीं आ जाए 2+2 डायलॉग लिखो, तो आपको तो लगेगा करंट अफेयर है, आपको देखने में ऐसा लगेगा करंट अफेयर है, लेकिन बच्चों नहीं, करंट अफेयर वर्ड नहीं। सिंपल सी बात यह है, अरे 2+2 क्यों होगा? क्योंकि सामरिक, यही सारी बात आपको लिखनी है। जैसे अमेरिका के साथ 2+2 आ जाए, अमेरिका के साथ भी 2+2 क्यों होगा? इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, क्वाड में सहयोग, और इसके खिलाफ इनके चाइना फैक्टर है। क्यों? अब सैन्य क्षेत्र में सुरक्षा, हथियार क्षेत्र में सुरक्षा, और सबसे बड़ी बात है बच्चों, इसे 2+2 वार्ता है तो भी आपको ये लिखना है, इसमें कोई पॉइंट है तो भी ये लिखना है। आईआर में चीजें ओवरलैप करती हैं। अब अमेरिका में हमने इतना पढ़ लिया 2+2, भाई 2+2 का मतलब है जहां 4 यार मिल जाए, तो 4 यार कौन होंगे? वो 4 यार फुक्कड़ थोड़े होंगे बच्चों। 4 यार कौन? हमारे विदेश मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, जापान के विदेश मंत्री, जापान के रक्षा मंत्री, ये चारों मिलकर फिर आपस में बातचीत करेंगे। और चारों मिलकर बातचीत करेंगे तो क्या होगा? ये अपने आप में संबंध बेहतर हो जाएंगे।
ये क्या है, 2+2 है, ये 2+2 है। तो एक ही चीज बार बार पूछता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, भविष्य में आप देखना, भविष्य में क्या हो रहा है। भविष्य में अभी जापान ने क्या किया है, चूंकि जापान में हमने कहा कि राष्ट्रवाद आगे बढ़ रहा है, जापान अपनी सुरक्षा की बात को आगे बढ़ा रहा है। यदि अभी भी जापान ने कहा है वो परमाणु बम नहीं लेगा, जापान के संविधान में बदलाव नहीं है, क्योंकि आज भी जापान कहता है सेल्फ डिफेंस फोर्स रखेगा। याद रखना, जापान का सेल्फ डिफेंस फोर्स इतना तगड़ा है कि बड़े बड़े सेनाओं प्रभारी है वो। इसलिए बच्चों, जापान जापान क्या कर रहा है उसकी नई पॉलिसी में, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने कभी किसी को हथियार नहीं बेचा, वेपन्स नहीं बेचा जापान ने, वो शांतिवादी देश था। इसके बावजूद तीसरी बड़ी इकोनॉमी थी। सोचो, हथियार बेचता, दुनिया में सारी महाशक्ति हथियार बेचती है, जापान नहीं बेचता था। लेकिन अब उसने पॉलिसी चेंज कर ली है, अब जापान भी दुनिया को सैन्य सामग्री बेच रहा है। जापान इज विलिंग टू एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट। जापान सैन्य सामग्री निर्यात कर रहा है। अब उसने पॉलिसी चेंज कर दी है, जापान इज लुकिंग टू एक्सपोर्टिंग डिफेंस आर्मामेंट्स। अब स्वाभाविक रूप से जैसे U2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है, एम्फीबियस का मतलब समुद्र से उड़ेगा, समुद्र में लैंड कर जाएगा, समुद्र से उड़ेगा जमीन पर लैंड कर जाएगा। अब जापान टेक्नोलॉजी के मामले में मास्टर है ही। तो मान लो कई बार समुद्र में कई डिजास्टर होता है, समुद्र में कोई दुर्घटना हो गई, वहां पे यानी जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है उसके लिए हम सहयोग कर सकते हैं। अगर U2 जैसा जहाज हमको मिल जाए तो एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हो बोर्सकोप की आवश्यकता क्यों होती है, INS विक्रमादित्य, INS विराट, क्योंकि ये क्या करता है, इस पे तमाम फाइटर जेट तैनात किए जाते हैं। जब हमारे पास U2 जैसा मिल जाए फिर तो जरूरत ही नहीं किसी की। लेकिन सवाल है भी, अभी ट्रांसफर जापान नहीं किया है, पैसे वाला मामला है दोस्तों, क्योंकि हम भी सोच रहे हैं कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाए। वही तो ये सोच रहे हैं कि जापान के साथ हम टेक्नोलॉजी लेके सेल्फ रिलायंट हो जाए। दोस्तों देखो, दोस्ती एक बात होती है। मैं दुकान पे गया, दुकान पे लिखा था बिजनेस से दोस्ती नहीं। इसका मतलब है भैया, उधार नहीं मिलेगा, भले दोस्त हो गए उधार थोड़ी मिलेगा। तो बच्चों, इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है। अब जापान हमारी दोस्ती है, ये नहीं कि चेले ले जाओ, तुम तुम्हारे गुरु हो और ले जाओ हथियार और डिफेंस ले जाओ, कोई पैसा देना नहीं बच्चों, तो देना पड़ेगा। इसलिए इसके साथ दोस्तों ये कहते, भविष्य में भारत जापान संबंध आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन आप ये बात जान लेना कि न तो जापान और न तो इंडिया चाइना से लड़ना हम थोड़ी चाहते हैं। तो दोस्तों, पॉलिटिक्स शतरंज के खेल की तरह होती है, जहां चक्रव्यूह बनता है, जहाँ पे वॉर नहीं होता। हाँ, वॉर तो लास्ट ऑप्शन ही है। अगर अस्तित्व पे खतरा आ जाए, संप्रभुता खतरे में आ जाए, ऐसा थोड़ी है कि हमने सेना रख रखी है वो, और सेना रख रखी है केवल डांस पार्टी करने के लिए, लड़ने के लिए तो रखी है बच्चों। पॉलिटिक्स में लास्ट ऑप्शन होता है। भारत और जापान का संबंध आगे बढ़ेगा, और इसलिए भारत क्या कर रहा है, रिफॉर्म कर रहा है शासन में, प्रशासन में, नीतियों में, जिससे जापान के निवेश को ज्यादा सरल बनाया जा सके। क्योंकि बच्चों भी देखो, अभी हम अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड ट्रेन जितने समय सीमा में हमने सोचा था बनाने का, वो डिले हो गया। और डिले क्यों हुआ आप जानते हो, महाराष्ट्र ने लैंड एक्विजिशन में देरी कर दी। हमारे यहाँ अभी ये पॉलिटिकल मामला है। कई बार तो राज्य लैंड एक्वायर नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि जिससे इनको पॉलिटिकल फायदा न मिल जाए, चुनाव फायदा न मिल जाए, इससे बाहर क्रेडिबिलिटी खराब होती है। इससे दोस्तों, भविष्य में साउथ कोरिया, जापान, इन सबसे हमारे संबंध आगे बढ़ेंगे। और यही तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही भाग है, यही तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रयास है, ईस्ट की तरफ देखा जाए। और इतना ही बच्चों जापान के साथ है। अब हम जापान की बात खत्म करके फिर आएंगे लुक ईस्ट में। लुक ईस्ट आएंगे, फिर लुक वेस्ट आएंगे, लुक ईस्ट आएंगे, लुक वेस्ट आएंगे। इसका मतलब है फिर धीरे धीरे काफी पार्ट हम फॉरेन पॉलिसी कवर, फिर एक आध दो सेक्शन बच जाएंगे बच्चों। अब सवाल पूछ लो जापान से, तब हम आए लुक ईस्ट में। जरा कमेंट ऑन कर दो।
मेरे मुंह पर लगाओ ना टीवी में। किसी बच्चे ने पूछा सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, व्हाट इज सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट? मेरे बच्चों, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट सिंपल ही बात है, कल भी मैंने बताया था कि ऊर्जा उत्पादन के लिए किस तरीके से भारत और जापान के बीच सहयोग होगा, तो जापान न्यूक्लियर रिएक्टर देगा और न्यूक्लियर फ्यूल देगा, जिससे भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन हो सके। अरे लॉजिस्टिक समझौता, अरे मेरे बच्चे लॉजिस्टिक समझौता वही है जो हमने यूएस के बारे में बताया है, जैसे हमने लेमो बताया थी उसके बारे में, लॉजिस्टिक समझौता है। और लॉजिस्टिक का मतलब क्या है? भारत और जापान की डिफेंस फोर्सेस के बीच में अब रिपेयरिंग होगी, सैनिक अधिकारी दूसरे गड्ढे का प्रयोग कर सकते हैं। लॉजिस्टिक समझौता मैंने कल ही बताया था। सामान्यतः अब किसी बच्चे ने 2+2 बता दीजिए, 2+2 क्या है? आपके सामने लिखा हुआ है। इन 2+2 क्या है? रक्षा मंत्री विदेश मंत्रियों की बातचीत है, क्यों है? सामरिक सहयोग है। क्या सामरिक सहयोग के क्षेत्र में सहयोग है, ये मामला है। ये तो आपको इसे तो सारा इसमें लिखा हुआ है। किसी बच्चे आज लास्ट क्लास है? अरे नहीं बच्चे, ये लास्ट क्लास नहीं है, अभी तो अभी कुछ क्लासेस और बाकी हैं। चाइना का पांडा नीति क्या है? पांडा नीति क्या है? अब मेरे बच्चों, चाइना का पांडा नीति भाई एक सीधी सी बात है, चाइना कुल मिला के सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ाना चाहता है। चाइना कुल मिला के पांडा नीति अपने आप में कोई एक तरीके का पॉलिसी है चाइना की, कि चाइना अपने सॉफ्ट पावर को, अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। जैसे गुरु जी जापान के द्वीप पर दावा करना चीन छोड़े तो हमारा साथ छोड़ के चीन से मिल जाएगा, तो गलत है। अरे नहीं बच्चों, अब तुम सोच रहे हो कि चाइना जापान पे केवल, अब देखो हमने कितनी बार कहा है बच्चों, झगड़ा केवल आइलैंड का नहीं होता है, झगड़ा प्रभुत्व का होता है। चाइना चाह रहा है कि हमारे जैसा कोई प्रभुत्वशाली देश न रहे, आसपास हमारे कोई पावरफुल देश न रहे, और चाइना चाहता है कि जापान अमेरिका से मित्रता छोड़ दे, क्योंकि जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ये सब ईस्ट के देश सब अमेरिकी दोस्त हैं। तो मामला ऐसा है मेरे बच्चों। सिविल परमाणु समझौता है, अरे मेरे जैसे जैसे बिजली का उत्पादन होता है यार, तो सिविल परमाणु समझौता मतलब क्या है? बिजली उत्पादन के लिए, अनुसंधान के लिए जो अमेरिका के साथ जो हमने कहा बिल्कुल वही है। U2 एक एयरक्राफ्ट है भाई, ये एयरक्राफ्ट है जो कई बार आपने देखा हो ना कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री गए थे और सरदार पटेल की मूर्ति के सामने जहाज उतर गया था, फिर पानी से उड़ा, निकल गई। इसी को इस एम्फीबियस या उभयचर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। क्या लिखा था आपने, क्या लिखा था आपने अभी?
सामरिक संबंध क्या है सर? अरे निशा बेची बच्चे, सामरिक संबंध मैंने बता रखा है, जो सुरक्षा के लिए संबंध होता है। पहली क्लास में जाओ, ये सब मैंने बता रखा है, पॉइंट में लिखवा रखा है। लगता है बच्चे पीछे वाली बात भूलते जा रहे हैं। भारत जापान मिलकर चीन पर हमला नहीं कर सकता है। हमला हमला करने वाली बात नहीं होती, बच्चों वाली बात मत करो कि हमला कर देंगे। अरे क्यों हमला कर देंगे भाई? अरे अपने हित को आगे बढ़ाना है या लड़ना है? तो बच्चों फॉरेन पॉलिसी में क्या है? साम दाम भेद और दंड। दंड आखिरी मौका है, और न चाइना लड़ना चाहेगा ना हम लड़ना चाहेंगे। सब में चाहते हैं चीन का प्रभाव, चीन धमकी देना बंद करे, या किसी बच्चे आगे पढ़ाइए। हम लॉजिस्टिक समझौता कब हुआ? अरे लॉजिस्टिक समझौता अभी 2017-18 का समझौता है सर। हम अपनी इकोनॉमी पर आधारित हो सकते हैं सिर्फ, तो दुनिया में कभी भी कोई, यार ऐसा दुनिया में कैसे होगा? अब तुम सोच लो कि तुम ही अपनी सब्जी खरीदने कहीं और जाते हो सकता है किसी के पास गेहूं हो तो कोई दाल खरीदने जाता है। अरे बच्चों, आत्मनिर्भर होने का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे से लेना न लेकिन सप्लाई चेन ऐसा ना हो जाए कि चाइना चाइना अगर हमारे यहाँ कुछ कल पुर्जा भेजे तो हम कुछ बना ही नहीं पाए। जैसे कोविड में क्या हुआ था? ऐसा पता चला कि पूरी दुनिया चाइना पे ऊपर निर्भर है। निर्भरता नहीं होनी चाहिए बच्चों, अन्यथा पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो किसी पर लेन देन न करे। फिर क्या कहे, भारत और जापान के हितों से टकराहट, क्या कहे भारत जापान के हितों, क्या लिखा है बीरू? ओ मैं बीरू क्या लिख रहा है? हम जापान हो क्या निर्यात करते हैं? जापान क्या निर्यात करेंगे बच्चों? सॉफ्टवेयर, थोड़ी दवाइयाँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब आजकल तो ऐसा हो रहा है, जापान सोच रहा है कि टोयोटा हमारे यहाँ बने क्योंकि हमारे श्रम सस्ता है। देखो जापान में कार बनाना महंगा होगा, तो जापान सोचता है हमारे यहाँ कार बनाकर पूरी दुनिया में बेच दे। ये भी भविष्य का प्लान है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए इंडिया के, बाकी बेरोजगारी रह जाएगी तो क्या फायदा है इंडियन पब्लिक को? अरे राज मेरे बच्चे, तुम कोई यूट्यूब देख रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को सुन रहे हो, जब तक देश की अर्थव्यवस्था 10% आगे नहीं बढ़ेगी तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी। अरे मेरे बच्चे, हाईवे आएगा तो हाईवे में बगल बैठ के कोई सब्जी बेच सकता है, कोई पानी की दुकान खोल सकता है। हाईवे आएगा शहर में जाके हम नौकरी कर सकते हैं, हाईवे आएगा ठेका ले सकते हैं। यानी पहले देश का विकास होगा तभी नौकरी मिलेगी। अरे हाईवे आएगा, अब बुलेट ट्रेन बन जाओ, सोचो बुलेट ट्रेन चल रही है, यानी इंजीनियर को मौका मिला ट्रेनिंग देने का। और जापान की टेक्नोलॉजी है बुलेट ट्रेन के लिए, जो टनल समुद्र के नीचे जा रही है जापानी बना रहे हैं। भाई एक बार हम सोचेंगे देखेंगे तभी तो बनाएंगे। इसलिए इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी वाला अप्रोच मत रखो, सैद्धांतिक अप्रोच रखो। अरे जो इकोनॉमी वाले सर बताए उसको बात रखो। अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करोगे तो फिर तो कैसे पता चलेगा यार, तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो, फिर तो सामान्य बात हो गई। भारत जापान के बीच हितों को लेकर टकराव है क्या सर? साहिल, भारत जापान के बीच हितों के बीच कैसे टकराव होगा? अब पूछ रहे हो कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के बीच संबंध कैसा है? अरे टकराव क्या होगा यार, कहीं चाय बनाने को लेकर झगड़ा उगड़ा हो सकता है, बाकी कोई टकराव नहीं है। भारत अमेरिका से आगे नहीं निकल सकता क्या सर? अरे मेरे बच्चों, हम तो किसी से आगे निकल सकते हैं जिसके पास इतनी जनसंख्या हो, जितने पास युवा संसाधन हो, जिसकी जहां पढ़ने लिखने वाले बच्चे इतने ज्यादा हो। हम तो देख के दंग रह जाते हैं कि मुखर्जी नगर में पार्क में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, ये कहीं दुनिया में होता है बच्चों? इसलिए भारत तो किसी को पीछे छोड़ सकता है, समय की बात है। भारत जापान के क्या लिखा बच्चों? इकोनॉमिक्स क्लास कब चलेगी? अरे तुम, चल जाएगी, सब क्लास होगी। और अच्छा बता दिया जाएगा मेरे बच्चों, सिविल परमाणु समझौता कब हुआ? सिविल परमाणु समझौता यार 17-18 में हुआ। U2 बता दीजिए। U2 का मतलब है बच्चों एक जहाज का नाम, जहाज का नाम है जो पानी से उड़ता है और जमीन पे चला जाता है, जमीन से उड़ता है पानी लैंड कर जाता है। जापान से चुनौती क्या है? जापान से क्या चुनौती होगी बच्चों? जापान से चुनौती वगैरह कुछ नहीं है, कॉपरेशन बहुत ज्यादा है। अपने यहाँ ह्यूमन रिसोर्स है सर, इसी, अरे मेरे बच्चों ह्यूमन रिसोर्स ही तो है। दुनिया के सब ज्यादा इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स, कारपेंटर सब तो इंडिया से है, कह रही ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। किसी ने पूछा भारत जापान के विवाद नहीं है? नहीं नहीं मेरे बच्चे, हमने कहा अरे आप तो विराट कोहली अनुष्का शर्मा के बीच विवाद पूछ रहे हो। किसी को जापान, अरे मेरे बच्चों जापान सैनिक रखता है, ऐसा मत कहो जापान सैनिक नहीं रखता है, लेकिन जापान सैनिक की मात्रा कम रखता है। लेकिन जो
याद रखो, जापान क्या है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ऐसा है बच्चों। भारत अभी क्यों खुद के टेक्नोलॉजी का विकास नहीं कर पा रहा है? अरे मेरे बच्चे 10-20 रुपए देते रहोगे तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कैसे बना पाओगे? यहाँ तो लोग कह रहे हैं 5 साल में अच्छे दिन आ जाएंगे, और जब आप कहोगे बैंक में कि कोई 2,000 दे रहा है, कोई 6,000 दे रहा है, कोई कह रहा है लाख दे देंगे, ऐसे फिर भटकते फिरोगे। ये लोकतंत्र की समस्या है बच्चों, क्या करोगे इसके लिए? जापान की जियो पॉलिटिक्स क्या क्या लिखा है? क्या ऐसा चीन हमारा LOK लूट है क्या? क्या लिखा है मेरे बच्चे? परमिंदर, छोटा पैक बड़ा धमाका, हाँ एकदम सही बात है। जापान छोटा पैक बड़ा धमाका है मेरे बच्चों। दूसरे देशों में रोजगार उपलब्ध है, हमारे यहाँ बेरोजगार उपलब्ध है। अरे मेरे बच्चे, कहीं बेरोजगारी नहीं है, अच्छे से मेहनत करो, अपने दम होगा तो दुनिया पता नहीं कितनी नौकरियां आएगी। इसलिए ऐसा नहीं है, इंडिया में सब कुछ है मेरे बच्चों, बस मेहनत करने की आवश्यकता है। और ये जवान आदमी को नकारात्मक नहीं होना चाहिए, जवान आदमी को यार पूरी दुनिया पड़ी है देने के लिए, बेरोजगारी बेरोजगारी पता नहीं कहाँ रख ले रहा हो। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं भारत में डॉक्टर इंजीनियर बाहर चले जाते हैं। अरे बाहर क्यों चले जाते हैं मैं बताऊंगा अभी, वो बाहर जाने से फायदा है। अरे मेरे बच्चों, हमारा प्लान है पूरी दुनिया पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, केवल इंडिया पे ही नहीं, उसकी बड़ी योजना है, अभी मैं डायस्पोरा तुम लोगों को बताऊंगा। इसलिए इसलिए जवान बच्चों को सकारात्मक होना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों, ऐसा यूट्यूब वगैरह वीडियो मत देखो जो तुम लोगों को नकारात्मक बना दे। बेरोजगारी है, कहाँ बेरोजगारी है मेरे बच्चों? अरे नौकरी भरो, यूपीएससी में 1,000 सीट आ रही है, तब फॉर्म भरोगे, पढ़ोगे लिखोगे तब होगा बात, कैसे नहीं। ऐसे आपस में बातचीत करते रहोगे कैसे बात बनेगी? तब बेरोजगारी रहेगी, याद रखना। ठीक है, इसी बच्चे का 2+2 डायलॉग। अरे मेरे बच्चे, एक ही बात है। अरे किसी बच्चे में लगता है सर नियंत्रण होगा दुनिया पर? अरे प्रदीप, बिल्कुल होगा, तुम चिंता मत करो, तुम पहले पढ़ो लिखो अच्छे से, पढ़ो लिखोगे तभी तो होगा नियंत्रण। बताओ हमारे, तो अब जरा हम आगे बढ़े। अब मेरे बच्चों आगे बढ़े और आगे बढ़ के देखते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। किसी बच्चे ने कहा मैं आपकी बात से सहमत। अरे मेरे बच्चों, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो यहाँ कोई किसी की बात से सहमत नहीं होता, लोग गांधी की बात से सहमत नहीं है। तो सहमत असहमत होने के बाद तो देखो, ये तो अपनी मर्जी है, और हमारा काम है बच्चों को सही बात बताना। बाकी सहमत होना असहमत होना ये तो अपना फंडामेंटल राइट है, और यही हमारे यहाँ लोकतंत्र खास बात है। यहाँ तो कोई किसी से असहमत हो सकता है, और असहमत है तभी हमारे यहाँ इतने सारे विचार हैं, मुंडे मुंडे मतिर बिंदा, और इसीलिए लोकतंत्र भी है। अब अगला, भारत की पूर्व की ओर देखो की। अब हम देखें बच्चों, भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी, कल ही करते हैं क्या? कल करते हैं, ठीक है बच्चों, लुक ईस्ट पॉलिसी कल देखेंगे, आज कल इतना है।